हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द डी केमिस्ट्री क्लासेस। मैं दीपेंद्र कुमार और आज हम आपको नया चैप्टर डिस्कस करेंगे, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो वीडियो के इस पार्ट में हम जनरल कार्बन की इंस्ट्रक्शन आपको देंगे। कार्बन का जो परसेंटेज है वो क्या है, ठीक है, ऑर्गेनिकली जो भी आपका है। तो यहाँ पे सबसे पहले ये जानना आपको ज़रूरी है कि जो कार्बन का परसेंटेज है वो अर्थ क्रस्ट में कितना है, और जो आपका कार्बन अर्थ क्रस्ट में पाया जाता है वो किन फॉर्म्स में आपका होता है, किन मिनरल्स में होता है। दूसरा, आपका एटमॉस्फेयर में कितना है कार्बन, ठीक है, किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ पे सबसे पहला जो है पॉइंट ये जानने लायक है कि यहाँ पे लिखा भी है, अर्थ क्रस्ट हैज़ 0.02% ऑफ कार्बन इन द फॉर्म ऑफ मिनरल्स। तो यहाँ पे जो मिनरल्स हैं उनके नेम आपको ध्यान रखने हैं, ये मल्टीपल चॉइसेस में आपसे पूछे जा सकते हैं। पहला आपका मिनरल हो सकता है कार्बोनेट, ठीक है, कार्बोनेट हो सकता है, या फिर हाइड्रोजन कार्बोनेट हो सकता है। हाइड्रोजन कार्बोनेट को दूसरे वर्ड्स में आप बाई कार्बोनेट भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर ये आपका जो मिनरल है इसमें कार्बोनेट हो सकता है, हाइड्रोजन कार्बोनेट हो सकता है, या बाई कार्बोनेट, कोल, या फिर पेट्रोलियम। तो ये आपके कुछ मिनरल्स हैं जिनमें कार्बन पाया जाता है और वो अर्थ क्रस्ट में होता है। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, मल्टीपल चॉइसेस में ये चीज़ आपसे पूछी जा सकती है। नेक्स्ट आपका है एटमॉस्फेयर। तो एटमॉस्फेयर में जो आपका परसेंटेज ऑफ कार्बन है वो 0.03% होता है, और ये किस फॉर्म में होता है, ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में होता है। तो ये दो आपके नोटेबल पॉइंट हैं जिनको आपको लर्न रखना है। छोटे छोटे शॉर्ट आंसर टाइप के जो क्वेश्चन हैं उनमें आपसे ये पूछे जा सकते हैं। बेसिकली इनको जरूर ध्यान रखिएगा, कार्बोनेट्स, हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, कोल एंड पेट्रोलियम, ये आपके मिनरल्स हैं जो अर्थ क्रस्ट में होते हैं, जिनमें 0.02% कार्बन होता है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा। अब बात हम करेंगे कि जो कार्बन है, जो आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं उनमें जो कार्बन है उसका नेचर क्या है, उसकी बॉन्डिंग कैसी होती है उसमें। तो अभी प्रीवियस चैप्टर में हमने मेटल नॉन मेटल में आपको डिस्कस किया था कि जो केमिकल बॉन्ड्स हैं उसके बारे में बताया था कि टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड कितना होता है, कितने टाइप के बॉन्ड आपके होते हैं। आपको आयनिक बॉन्ड बताया था, ठीक है, कोवलेंट बॉन्ड बताया था। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, केवल जो आपके कार्बन हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो आपके बॉन्ड्स में फॉर्म करते हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे बॉन्डिंग इन कार्बन क्या होती है ये देखते हैं। बेसिकली आपको सबसे पहले हम ये बता दें कि जो आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसमें जितने भी आपके बॉन्ड हैं मोस्टली कोवलेंट नेचर के होते हैं, आयनिक बॉन्ड बहुत ही कम होते हैं, ध्यान रखिएगा। तो अगर क्वेश्चन कोई करता है कि कार्बन का जो बॉन्डिंग है अदर एलिमेंट से वो कैसा होता है, तो आपका कोवलेंट आंसर होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। अब इसमें आगे हम चर्चा करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं, कार्बन हैज़ 4 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर मोस्ट सेल। देखिए, वैलेंसी निकालना हमने आपको प्रीवियस वीडियो में सिखाया था, तो यहाँ पर हम कुछ उसी तरह से इसको हम एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले कार्बन की जो एटॉमिक नंबर है वो आपको पता होनी चाहिए। कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6। इसका जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे हम KLMN में, तो यहाँ पर आपका कुछ इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा 2,4। अब बात आती है वैलेंसी इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं। तो हमने आपको पहले ही बता रखा है प्रीवियस वीडियो में, जो लोग नहीं देखे हैं प्लीज़ उसको वॉच करें। वैलेंसी इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पर जो सेल है, ये जैसे K है, ये L है, तो बाहर वाला सेल आउटर मोस्ट सेल। तो यहाँ पर 4 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन हैं। अब ये जो 4 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन हैं इनसे काम नहीं चलना है, क्योंकि यहाँ पर नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसको अटेंड करना होता है। यहाँ पर देख सकते हैं नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। इसका मतलब हम आपको बता दें कि जो आपका नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन होता है उसमें कोई भी एटम चाहता है कि उसका आउटर मोस्ट सेल जो है 8 इलेक्ट्रॉन रिटेन कर ले, गेन कर ले, ठीक है। यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन पहले से हैं, और इसको अगर 4 इलेक्ट्रॉन और मिल जाते हैं तो ये आपका आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन कर लेगा और इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। ऑक्टेट का मतलब होता है आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स का कंप्लीट होना। तो यहाँ पर जब 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो उसको हम नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। ये भी टर्म जो है आपके लिए नया है, इसको पहले आपने कभी नहीं सुना है। तो यहाँ पर जो नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसमें कोई भी एटम अपने आउटर मोस्ट सेल में इनर्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेंड करता है। ये तब होता है जब उसका आउटर मोस्ट सेल 8 इलेक्ट्रॉन या 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट कर लेता है। अब इसको देखिए 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है। तो इसमें 2 तरीके हो सकते हैं,
ये इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन देखिए, नोबल गैस में इतनी चीज़ें हो सकती हैं। यहाँ पर या तो आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो, ठीक है, यहाँ पर जैसे के है, के में या तो 2 इलेक्ट्रॉन हो, LMN जो हैं उसमें आपके 8 या फिर 32 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो हमें बहुत आगे नहीं जाना है क्योंकि हम केवल कार्बन पे डिस्कशन कर रहे हैं। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, तो यहाँ से या तो 4 इलेक्ट्रॉन लूज़ हो जाएं तभी आपका नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा, ठीक है, या फिर इसको 4 इलेक्ट्रॉन और कहीं से मिल जाएं। तो यहाँ पर जो कार्बन है आपका वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेंड कर पाएगा, कब कर पाएगा, या तो 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले या फिर 4 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दे। तो यहाँ पर 2 केसेस बनते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं। पहला है इट कुड गेन 4 इलेक्ट्रॉन फॉर्मिंग C-4। देखिए यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन गेन करता है कोई एटम, तो जितने इलेक्ट्रॉन गेन करता है उतना ही उस पर नेगेटिव चार्ज आता है। तो यहाँ पर हम 4 इलेक्ट्रॉन गेन करने की बात कर रहे हैं, तो ये आपका C-4 एनायन फॉर्म करता है, ठीक है। 4 इलेक्ट्रॉन जब गेन कर लेगा तो उतने ही नेगेटिव चार्ज एटम पर जनरेट हो जाएंगे, आ जाएंगे। तो ये C-4 जो एनायन है ये बहुत ही अनस्टेबल होता है। क्यों होता है इसको भी हम आगे देखते हैं। यहाँ पे लिखा है इट वुड बी डिफ़िकल्ट फॉर न्यूक्लियस विद 6 प्रोटॉन टू हेल्ड द नंबर ऑन टू 10 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे जो आपका न्यूक्लियस है C-4 का, उसमें 6 प्रोटॉन है। एक चीज़ आपको और बता दें, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जितना होता है, जैसे ये आपका है 6, तो यहाँ पर ये जो 6 है, यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर जो होता है, ठीक है, वही आपका होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन। इसको थोड़ा नीचे लिखते हैं। एटॉमिक नंबर किसी भी एटम का नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल होता है। तो जिन लोगों को ये चीज़ क्लियर नहीं है कि प्रोटॉन कहाँ से इसमें 6 आ गए हैं, तो यहाँ से आ गए हैं, ठीक है। यहाँ पे 6 प्रोटॉन, जितना इलेक्ट्रॉन होता है किसी भी एटम में उतना ही प्रोटॉन भी होता है। तो यहाँ 6 प्रोटॉन हैं और 6 प्रोटॉन को 10 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करना, उनको कवर करना, उनको अट्रैक्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है, ठीक है। इसलिए ये आपका C-4 नहीं बना पाएगा। दूसरा केस है, अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर दे, अपने आउटर मोस्ट सेल से 4 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दे, तो ये C+4 बनाएगा। +4 का मतलब है, देखिए जितने इलेक्ट्रॉन किसी भी एटम से निकलते हैं उतना ही उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है। या इलेक्ट्रॉन जब रिमूव होता है किसी एटम से तो हमेशा वो कैटायन फॉर्म करता है, यानी कि पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन फॉर्म करता है। यहाँ पर एनायन हमने मेंशन किया है, एनायन का मतलब होता है नेगेटिवली चार्ज्ड आयन, ठीक है, कोई ऐसी स्पीसीज जिस पर नेगेटिव चार्ज हो। तो यहाँ दूसरे केस की हम चर्चा कर रहे थे कि इट कुड लूज़ 4 इलेक्ट्रॉन। जब ये 4 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा तो C+4 बनाएगा। अब C+4 जब बनाएगा तो इसमें जो आपके 4 इलेक्ट्रॉन आपने बाहर किए हैं, उन इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए काफ़ी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। आप इसमें 4 इलेक्ट्रॉन निकालने की बात कर रहे हैं, तो आई थिंक बहुत ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करने के लिए। तो ये भी आपका जो केस है ये थोड़ा सा रेयर हो जाता है या फिर डिफ़िकल्ट होता है। यहाँ पे देख सकते हैं ये जो न्यूक्लियस है इसमें केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन बचेंगे आपके, ठीक है, ये वाले इलेक्ट्रॉन बचेंगे। जब 4 इलेक्ट्रॉन लूज़ हो जाएंगे तो काफ़ी इसमें ये भी आपका काफ़ी प्रॉब्लमेटिक है। तो यहाँ पर ना तो C-4 बन सकता है ना C+4 बन सकता है। अब इसका जो ये जो आपका 2,4 है, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में कन्वर्ट हो। तो देखिए इसमें गेनिंग या लूजिंग से तो कुछ नहीं हो सकता है। अब इसमें एक चीज़ और बचती है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन में देखेंगे, ये जो प्रॉब्लम है कार्बन की, ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से सॉल्व हो जाती है। यहाँ पर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे होती है देख सकते हैं। पहला एग्जांपल है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, H2 मॉलिक्यूल में। देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है वो कितना है, 1 है। इसमें पहली शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होगा और यही आपका क्या होगा, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन होगा। तो यहाँ पर 2 एटम हैं, जब दोनों एटम आपके कंबाइंड होंगे तो यहाँ पर 1-1 दोनों अपना क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन शेयर कर देंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं, मान लिया जैसे ये वाला इलेक्ट्रॉन इस वाले हाइड्रोजन का है और ये क्रॉस वाला इलेक्ट्रॉन
इस वाले हाइड्रोजन का है। तो ये इस तरह से क्या करते हैं, शेयर करते हैं। इसको आगे आप दिखाना चाहें तो इस तरह से दिखा सकते हैं, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ठीक है। ये सिंगल बॉन्ड इसमें बन जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन को मिलकर एक बॉन्ड बनता है, यहाँ पर शेयरिंग हो रही है। ऐसे ही इसमें अगर हम देखेंगे ऑक्सीजन में, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, ठीक है। इसमें जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। देखिए ये जो मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ किया हूँ, यहाँ किया हूँ, यहाँ किया हूँ, ये 2n स्क्वायर रूल के अकॉर्डिंग है। इसको आप 9th में स्टडी किए हैं, तो जो लोग नहीं स्टडी किए हैं प्लीज़ इसको स्टडी करें, देन उसके बाद में बहुत आसानी से ये समझ जाएंगे। तो ये आपका हो जाएगा 2,6। अब यहाँ पर जो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन है वो कितने हो जाएंगे, आउटर मोस्ट सेल के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, यहाँ पर 6 हैं, यहाँ पर 1 था, यहाँ पर 4 था, तो यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। यानी कि ऑक्सीजन के वैलेंसी सेल में 6 इलेक्ट्रॉन हैं। अब केवल बॉन्डिंग में वैलेंसी इलेक्ट्रॉन ही पार्टिसिपेट करते हैं। तो यहाँ हो जाएगा पहला ऑक्सीजन एटम, ठीक है, और ये हो गया दूसरा ऑक्सीजन एटम। दोनों क्या करते हैं, देखिए दोनों की वैलेंसी 2 होती है, ठीक है। यहाँ पे 8 - 6 करेंगे तो 2 आएगा। तो 2 वैलेंसी, इसका मतलब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, दोनों शेयर करेंगे। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि ये 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं इस ऑक्सीजन ने शेयर किए हैं, ठीक है। या पहले इन पे इलेक्ट्रॉन्स हम बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। ये आपके एक ऑक्सीजन एटम के इलेक्ट्रॉन हो गए। दूसरे ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 ये हो गए। अब इसमें से क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे, ठीक है। तो मान लेते हैं कि यहाँ के 2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ के 2 इलेक्ट्रॉन हम शेयर करेंगे यहाँ पे। तो देख सकते हैं यहाँ पे 1 2 3 4। तो ये इस तरह से शेयरिंग हो गई इलेक्ट्रॉन की। 2 इलेक्ट्रॉन जब शेयर होंगे तो इसको आप इस तरह से बना सकते हैं, जैसे हमने ऊपर बनाया था। इसको बॉन्डिंग में अगर बनाएंगे तो यहाँ हो जाएगा ऑक्सीजन और यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा आपका, ठीक है। और जो बाकी ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है इनको यहाँ पर चाहें तो दिखा सकते हैं, यहाँ पे क्रॉस, क्योंकि इसके पास में 4 इलेक्ट्रॉन ये एक्स्ट्रा हैं जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। ये नॉन बॉन्डिंग या लोन पेयर इलेक्ट्रॉन बोले जाते हैं। तो ये आपका मेंशन हो गया। अब ये आपका हो गया शेयरिंग, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई। ऐसे ही अगर नाइट्रोजन एटम को हम चेक करेंगे तो उसमें नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है, 3 होती है। इसका एटॉमिक नंबर होता है 7। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो आएगा 2,5। अब इसमें जब इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करेंगे, यहाँ पर देख सकते हैं वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 5। आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन हैं, तो यहाँ पर एक नाइट्रोजन एटम के पास में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 5 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। दूसरा जो आपका नाइट्रोजन एटम है उसमें भी ऐसा ही होगा, उसके पास भी 5 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। वैलेंसी इलेक्ट्रॉन पहले मेंशन किए। अब इसमें देखिए इसकी वैलेंसी 3 होती है, तो 3 दोनों नाइट्रोजन एटम क्या करेंगे, अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे। तो मान लेते हैं ये 3 इलेक्ट्रॉन इसके शेयर हो गए और ये 3 इलेक्ट्रॉन इसके शेयर हो गए। तो यहाँ पर 1 2 3 1 2 एंड 3। तो यहाँ पर इसको आगे अगर हम बढ़ा के बनाएंगे बॉन्डिंग में तो इनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड आएगा, नाइट्रोजन ये इस तरह से, ठीक है। और इनके पर जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है वो भी आप मेंशन कर देंगे। यहाँ पर ये 2 इलेक्ट्रॉन इसके बच रहे थे और 2 इलेक्ट्रॉन इसके बच रहे थे। तो देखिए इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है। अब हम यहाँ पर एक पहला ऐसा कंपाउंड देखेंगे जो कि ऑर्गेनिक है, जो कार्बन से रिलेटेड है। यहाँ पर देखिए CH4 इसको मीथेन बोलते हैं, सबसे सिंपल मेंबर है ऑर्गेनिक कंपाउंड का। तो इसमें कार्बन जो है, इसमें 2 टाइप के एटम हैं, ठीक है। एक कार्बन है, दूसरा हाइड्रोजन है। तो दोनों का एटॉमिक नंबर एंड कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। यहाँ पे कार्बन का होता है 6, यहाँ हो जाएगा 2,4। हाइड्रोजन का होता है 1, तो यहाँ हो जाएगा 1। यानी कि कार्बन के पास में कितने वैलेंसी इलेक्ट्रॉन हैं, 4 हैं, ठीक है। और हाइड्रोजन का 1 है। तो अब इनमें क्या करेंगे, सबसे पहले एक चीज़ ये हमेशा ध्यान रखनी है आपको कि मॉलिक्यूल में जिस एटम की एटॉमिक सिटी कम होती है उसको आप बीच में रखते हैं, और जिसकी एटॉमिक सिटी ज़्यादा होती है उसको हम उसके सराउंड अरेंज करते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे हम कार्बन को बीच में लिखेंगे और हाइड्रोजन को उनके चारों ओर यहाँ पर इस तरह से मेंशन कर देंगे, ठीक है। तो ये आपका इस तरह से बना दिया गया। अब देखिए इसमें एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का है,
तो एक एक इलेक्ट्रॉन सभी में मेंशन करिए, क्रॉस से दिखा दें इसको, 1 2 3 एंड 4, ये आपके हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन हो गए। कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 4 अपने एक एक इलेक्ट्रॉन एक एक हाइड्रोजन से क्या करेगा, शेयर कर लेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये जो कार्बन है ये हाइड्रोजन से अपने इलेक्ट्रॉन, चारों हाइड्रोजन से अपने 4 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है। तो ये जो आपका बॉन्डिंग में अगर इसको हम दिखाना चाहें, ठीक है, तो इसको इस तरह से दिखा सकते हैं, नीचे यहाँ पे बनाए दे रहे हैं, कार्बन सिंगल बॉन्ड H, ये इस तरह से इसका स्ट्रक्चर बन जाएगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया। अब इसमें देखिए ऑक्टेट की बात आती है कि ऑक्टेट कैसे देखेंगे, किसका पूरा है किसका नहीं पूरा है। तो वैलेंसी सेल जो होता है, देखिए यहाँ पे ऑक्टेट रूल नहीं फॉलो होगा क्योंकि इसका जो शेयर पेड इलेक्ट्रॉन उसमें 2 ही हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें तो देखिए ये वाला जो शेल है, ये इतना जो शेल है ये इस वाले ऑक्सीजन का है, इसमें काउंट करिए इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। ठीक है, दूसरा क्या है, दूसरा एक ये शेल है जो कि दूसरे ऑक्सीजन का है, इसमें भी देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, देखिए जो बीच में शेयर होते हैं इलेक्ट्रॉन वो दोनों एटम्स के लिए इक्वल कैलकुलेट किए जाते हैं या इक्वल समझे जाते हैं, दोनों इलेक्ट्रॉन्स के लिए हम काउंट करते हैं शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ऐसे ही नाइट्रोजन का देखेंगे तो एक इसमें वैलेंसी सेल ये बनेगा। ठीक है, इसका ऑक्टेट देखिए कंप्लीट है, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। इसमें देखेंगे एक ये आपका बनेगा। ठीक है, तो इसका सेल ये है, तो नाइट्रोजन के इस सेल में भी देखिए यहाँ पे जो 6 इलेक्ट्रॉन आप देख रहे हैं ये दोनों नाइट्रोजन एटम के लिए काउंट किए जाएंगे क्योंकि शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर आपका 8 इलेक्ट्रॉन दोनों में हो जाता है। ऐसे ही इसमें देखेंगे तो जो कार्बन का शेल है वो यहाँ से इस तरह से है। ठीक है, ये कार्बन का शेल है, इलेक्ट्रॉन काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है, तो यहाँ पर कार्बन जो है अपना क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करके, ये हाइड्रोजन का वो है, हाइड्रोजन का नहीं हो पाएगा क्योंकि हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो कार्बन है अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करके दूसरे एटम से क्या करता है, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अटेंड कर लेता है। यहाँ पर इसके पास में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। यहाँ पर चाहें तो लिख सकते हैं कार्बन कंप्लीट हिज ऑक्टेट। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका कार्बन है वो हमेशा इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, और जब इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, तो जो भी आपका बॉन्ड बनता है वो हमेशा कोवैलेंट होता है, ध्यान रखिएगा। एक यहाँ पर नोटेबल पॉइंट है कि मीथेन जो है वो उसका एज फ्यूल बहुत यूज़ किया जाता है बायोगैस में या फिर सीएनजी में, ये आपका मेजर कंपोनेंट होता है, इसको ध्यान रखिएगा मल्टीपल चॉइसेस के लिए। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि अच्छे से इसको नोट कर सकें। नेक्स्ट है एक नोटेबल पॉइंट है, ये जो आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं ये कोवैलेंट कंपाउंड होते हैं, और यहाँ पे ये भी हम बोलते हैं कि जो कोवैलेंट कंपाउंड है वो पुअर कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। तो यहाँ पे हम ये जानेंगे कि ये क्यों पुअर कंडक्टर होते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे जब आपका कोई भी कंपाउंड कोवैलेंट बॉन्ड्स के थ्रू बनता है, यानी कि उसमें इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं बिटवीन द एटम, तो जब इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं तो वहाँ पर कोई भी चार्ज स्पीसीज नहीं फॉर्म होती है। यहाँ पे देख सकते हैं सिंस इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड बिटवीन द एटम्स एंड नो चार्ज स्पीसीज इज फॉर्म। तो जब कोई चार्ज स्पीसीज नहीं फॉर्म होती है तो जो आपके कैरियर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के वो चार्ज होते हैं, आयन होते हैं। जब आयन ही नहीं फॉर्म होंगे तो वो चार्ज कैसे कैरी करेंगे। तो यहाँ पर जो आपके कोवैलेंट कंपाउंड होते हैं वो जनरली पुअर कंडक्टर होते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो आपके कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं। ठीक है, और वो कंपाउंड आपके इलेक्ट्रिक कंडक्टर होते हैं या बेटर इलेक्ट्रिक कंडक्टर होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन लूज़ या फिर गेन किए जाते हैं किसी भी एटम के द्वारा। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका है एलोट्रॉप्स। ठीक, देखिए एलोट्रॉप्स जो होता है किसी एक ही एलिमेंट के डिफरेंट फॉर्म होते हैं। यहाँ पर इसको डिफाइन करना चाहें तो इस तरह से लिख सकते हैं, डिफरेंट फॉर्म ऑफ सेम एलिमेंट्स आर नोन एज एलोट्रॉप्स। ठीक है, एग्जाम्पल की हम बात करें तो यहाँ पे कार्बन जो है वो 3 एलोट्रॉप्स में एग्जिस्ट करता है। एक आपका है डायमंड, ग्रेफाइट एंड C60, यानी कि इसको बोलते हैं बकमिंस्टर फुलरीन। तो यहाँ पर जो डायमंड है उसका जो स्ट्रक्चर है उसमें जो बेसिक यूनिट है वो क्या है जान लेते हैं। देखिए
जो डायमंड है वो टेट्राहेड्रली, उसमें जो कार्बन है वो टेट्राहेड्रली अटैच होते हैं। कैसे? ये जैसे एक कार्बन है, यहाँ पे जो हम सर डॉट बनाए हुए हैं ये आपके कार्बन है। देखिए एक कार्बन 4 कार्बन से जुड़ा होगा इस तरह से। ऐसे ये वाला जो कार्बन है ये भी अदर 4 कार्बन से अटैच होगा, ठीक है, ये इस तरह से। फिर ये वाला जो है ये भी आपका 4 कार्बन एटम से अटैच होगा यहाँ पे। तो ये जो एक इसमें जो चैन टाइप की बन जाती है ये इस तरह से, ठीक है। तो ये हर एक इसमें जितने भी कार्बन एटम हैं वो सब आपके 4 अदर कार्बन एटम से अटैच होते हैं। तो ये एक स्ट्रक्चर बनता है जो कि एक क्रिस्टल टाइप का होता है, ठीक है। तो इसको जो इसका जो डायमंड है, डायमंड का स्ट्रक्चर जो होता है उसकी जो बेसिक या फंडामेंटल जो पार्ट है उसमें क्या होता है, एक कार्बन 4 डिफरेंट कार्बन से अटैच होता है, जिसको हम टेट्राहेड्रल बोलते हैं। और ये जो आपका डायमंड है ये बैड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, क्योंकि इसमें मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल नहीं होते हैं, जिसकी वजह से चार्ज को कैरी नहीं करता है या बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। तो ये एक पॉइंट है जिस पे शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। सेकंड आपका जो एलोट्रॉप्स है वो ग्रेफाइड है, जानते भी होंगे। तो ये जो ग्रेफाइड है इसमें लेयर्स होती हैं, यहाँ पे हमने केवल 2 लेयर्स बनाई हैं, इसमें बहुत सारी लेयर्स होती हैं और इन लेयर्स के बीच में वीक इंटरेक्शन होता है। यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह से बहुत ही वीक इंटरेक्शन होता है। तो ये जो आपका ग्रेफाइड है इसमें स्लाइडिंग भी होती है। स्लाइडिंग का मतलब इसको जब आप तोड़ेंगे तो इसमें ये लेयर्स में टूटता है, ठीक है। तो ये फ्लेक्सिबल होता है, क्यों होता है? क्योंकि इनके बीच में वीक वंडरवाल फोर्सेस होते हैं या ये लेयर्स में एग्जिस्ट करता है। अब बात आती है ये कंडक्टर होता है, बेटर कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। तो यहाँ पर जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, इसको आप हायर क्लासेस में 11th 12th में इसको स्टडी करेंगे। तो अभी हम पाई इलेक्ट्रॉन को केवल मोबाइल इलेक्ट्रॉन के नाम से ही कॉल करेंगे। तो ये जो आपका ग्रेफाइड है ये अच्छा कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, क्योंकि ग्रेफाइड में मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होते हैं। यहाँ पे लिख सकते हैं ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ मोबाइल इलेक्ट्रॉन। थर्ड आपका है C60 बकमिंस्टर फुलरीन। बकमिंस्टर फुलरीन जो है, बकमिंस्टर एक आर्किटेक्ट थे जिन्होंने इसको डिज़ाइन किया था, या जिनके एक स्ट्रक्चर से इसका स्ट्रक्चर डिज़ाइन किया गया था। उन्होंने एक स्ट्रक्चर बनाया था जिसके बेसिस पर C60 की संरचना या उसको स्ट्रक्चराइज किया गया था। तो यहाँ पर ये भी आपका अच्छा कंडक्टर होता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, क्योंकि यहाँ भी आपके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होते हैं। अब देखिए इसमें अगर हम कार्बन एटम की चर्चा करें कि इसमें अरेंज कैसे होता है, तो यहाँ पर देखिए हेक्सागन्स में अरेंज होता है कार्बन। यहाँ पर क्या होता था, एक कार्बन 4 डिफरेंट कार्बन से अटैच होता था। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कार्बन जो है आपके हेक्सागन रिंग में अरेंज होते हैं और ये हेक्सागन रिंग्स कई रिंग्स को अटैच करके एक लेयर बनाती है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक बीच में पेंटागन है। यहाँ पे हमने इसको केवल बेसिक यूनिट को दिखाया है। एक पेंटागन जो होता है 5 हेक्सागन से सराउंड होता है। यहाँ पे समझ लीजिए इस बात को। C60 का जो स्ट्रक्चर है उसमें एक पेंटागन 5 हेक्सागन से सराउंडेड होता है। देन उसके बाद फिर एक पेंटागन आता है, फिर हेक्सागन आते हैं, फिर एक पेंटागन, फिर एक हेक्सागन। तो ये जो आपका C60 है ये एकदम वॉलीबॉल की तरह हो जाता है, एकदम फुटबॉल की तरह इसका स्ट्रक्चर हो जाता है, एकदम बॉल लाइक हो जाता है। तो इसको हम कभी कभी बकी बॉल भी बोलते हैं। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, बकी बॉल, ठीक है, ये भी इसका नाम है बकी बॉल। ध्यान रखिएगा, बकी बॉल इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर है वो स्फेरिकल होता है। बकी बॉल यानी कि वॉलीबॉल या फिर फुटबॉल प्लेइंग बॉल की तरह होता है। तो यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखने वाली है कि इसमें एक पेंटागन 5 हेक्सागन से सराउंडेड होता है। इस तरह से इसमें कार्बन एटम अरेंज होते हैं। अब बात आती है डायमंड को क्या हम प्योर कार्बन से सिंथेसाइज कर सकते हैं? तो बिल्कुल कर सकते हैं। उसको हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर पर रख दीजिए तो जो आपका कार्बन है वो डायमंड में कन्वर्ट हो जाता है। और एक चीज़ बता दें, जो आपका नेचुरल डायमंड होता है वो सिंथेटिक डायमंड से बिल्कुल डिफरेंट नहीं होता है, बट जो आपका नेचुरल है वो थोड़ा सा क्या होता है,
साइज़ में बड़ा होता है और जो आपका सिंथेटिक होता है वो साइज़ में छोटा होता है। तो ये भी पॉइंट आपके लिए जानना ज़रूरी है। और एक चीज़ बता दें, डायमंड से रिलेटेड है। डायमंड बहुत ही हार्ड होता है, तो इसको हम क्या करते हैं, शार्प एज इंस्ट्रूमेंट की तरह यूज़ करते हैं ग्लास को कट करने में, ठीक है। हार्ड सरफेस होता है इसका, इसकी वजह से। तो ये भी एक पॉइंट है जो कि मल्टीपल चॉइस या फिर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस के लिए इंपॉर्टेंट है। उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि इसको नोट कर सकें। नेक्स्ट है आपका नेचर ऑफ कार्बन। तो यहाँ पर हम ये जानेंगे कि जो आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं उसमें कार्बन का नेचर कैसा होता है। तो पहला जो आपका पॉइंट है, द नेचर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। जो आपका कार्बन है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कोवैलेंट बॉन्ड क्रिएट करता है। कोवैलेंट बॉन्ड इनेबल्स कार्बन टू फॉर्म अ लार्जर नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। हम ये एक बात कहते हैं कि जो आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो जो आपके कार्बन के कंपाउंड हैं वो सबसे ज़्यादा हैं प्रेजेंट टाइम बाकी अदर एलिमेंट से। तो उसका रीज़न यही है क्योंकि कार्बन जो है आपका वो कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है, या जो आपका कार्बन है वो कोवैलेंट नेचर का होता है, इस वजह से वो बहुत ढेर सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर्म कर सकता है। तो यहाँ पर एक नंबर का क्वेश्चन बनता है शॉर्ट आंसर टाइप का या मल्टीपल चॉइस, कि विच प्रॉपर्टी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कार्बन बाई विच इट फॉर्म लार्जर नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। यानी कि कौन सी प्रॉपर्टी रिस्पॉन्सिबल है कि कार्बन बहुत ढेर सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स फॉर्म कर सकता है या उसके बहुत ढेर सारे कंपाउंड्स एग्जिस्ट करते हैं प्रेजेंट में। तो उसमें कोवैलेंट नेचर होगा, ध्यान रखिएगा। दूसरा जो पॉइंट है, कार्बन हैज़ यूनिक एबिलिटी टू फॉर्म द बॉन्ड अदर एटम्स ऑफ कार्बन। यानी कार्बन जो है वो दूसरे कार्बन एटम से बहुत अच्छी एबिलिटी होती है बॉन्ड फॉर्म करने की, जिसकी वजह से ये बहुत ही लार्ज मॉलिक्यूल्स फॉर्म कर लेता है, यानी कि बहुत ही बड़े बड़े मॉलिक्यूल बनाता है। तो यहाँ पर इस नेचर को हम कैटिनेशन बोलते हैं। शॉर्ट नोट भी आ सकता है कैटिनेशन पे। तो यहाँ कैटिनेशन की वजह से कार्बन क्या करता है, बहुत ही लेंदी मॉलिक्यूल्स बना लेता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैव लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन, ब्रांच चेन ऑफ कार्बन और इवन कार्बन एटम्स अरेंज इन द रिंग। तो यहाँ पर हम देखेंगे, देखिए लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन की बात करें तो जैसे एग्जांपल हम लें, मान लिया जैसे ये है कोई कंपाउंड CH3 CH2 CH2, इस तरह से इसको आप चाहें जहाँ तक बढ़ा सकते हैं, CH2 CH3, ठीक है। ये आपका हो गया, ये क्या है, एक लॉन्ग चेन है। अब अगर इसको हम दूसरे उसमें कन्वर्ट कर दें चैन में, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं CH3 CH3, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, ब्रांच हो गया। यहाँ पर हो जाएगा CH2, कितने इसमें कार्बन थे, 1 2 3 4 5, यहाँ कितने हो गए 4 एंड CH3। तो यहाँ पर ब्रांचिंग भी हो सकती है। अब बात आती है कि यहाँ पर ये जो आपके कार्बन हैं ये रिंग में भी अरेंज हो सकते हैं। तो अगर इसको हम रिंग फॉर्म में बनाएं तो इस तरह से बना सकते हैं CH2 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 CH2, ये क्या हो गया, साइक्लोपेंटेन। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं कि जो भी हम बात कर रहे थे कि रिंग में भी अरेंज हो जाते हैं कार्बन, चैन ब्रांचिंग भी कर लेते हैं और एक लेंदी चैन भी बना लेते हैं। तो ये तीनों आपके एग्जाम्पल हैं इस पॉइंट से रिलेटेड। यहाँ पर जो कार्बन है ऑर्गेनिक कंपाउंड में, कार्बन जो है वो चैन भी बना सकता है, ब्रांच भी बना सकता है और एक रिंग भी फॉर्म कर सकता है। नेक्स्ट आपका पॉइंट है, कार्बन एटम में हैव सिंगल डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड्स। तो यहाँ पर हम कुछ ऐसे एग्जांपल मेंशन करेंगे जिसमें सिंगल बॉन्ड भी होगा, ठीक है, कुछ में आपका डबल बॉन्ड होगा, कुछ में ट्रिपल बॉन्ड होगा। हालांकि देखिए इसमें जो भी एग्जांपल हम मेंशन कर रहे हैं उनको हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे, अनसैचुरेटेड एंड सैचुरेटेड आपके हाइड्रोकार्बन्स में। तो यहाँ पर देख सकते हैं जैसे आपका ये मॉलिक्यूल है CH3, ये आपका क्या है, इसको बोलते हैं ईथेन, ध्यान रखिएगा। ये आपका ईथेन है, इनकी नेम भी लर्न करते चलिए, अभी जब IUPAC डिस्कस करेंगे तो वहाँ भी बताएंगे। दूसरा आपका ये कंपाउंड है CH2, यहाँ पर ये कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आता है, इसको हम बोलते हैं
एथाइलिन, ठीक है, ये इसका जनरल नेम है। और एक कंपाउंड और है जिसमें ट्रिपल बॉन्ड भी होता है, CH, ट्रिपल बॉन्ड CH, ये आपका एसिटाइलिन बोलते हैं इसको। ठीक है, तो देखिए यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, यहाँ पर आपका सिंगल बॉन्ड है। तो ये आपका जो बॉन्ड है इसको हम दूसरे कलर से मेंशन करने जा रहे हैं ताकि ये चीज़ आपको थोड़ा सा अच्छे से दिखे। ये सिंगल बॉन्ड था, यहाँ पर ये डबल बॉन्ड था, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड था, ध्यान रखिएगा। तो देखिए कार्बन जो है वो मल्टीपल बॉन्ड भी फॉर्म कर लेता है अपने कंपाउंड्स में, सिंगल बॉन्ड भी बना सकता है, डबल बॉन्ड भी बना सकता है एंड ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकता है। नेक्स्ट आपका पॉइंट है बॉन्ड्स दैट कार्बन फॉर्म अदर एलिमेंट्स और वेरी स्ट्रॉन्ग ड्यू टू स्मॉलर साइज, यानी कि जो आपका कार्बन है वो बहुत छोटा होता है साइज़ में, इस वजह से जब भी वो अदर एलिमेंट से कंबाइंड होता है तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्म करता है, ध्यान रखिएगा। और ये जो आपका स्मॉल साइज है ये रिस्पॉन्सिबल होता है कि जो आपका न्यूक्लियस है कार्बन का, वो जो आपके बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, उनको बहुत तेज़ी से अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। ठीक है, जब साइज छोटा होता है तो न्यूक्लियस ज़्यादा अच्छे से फोर्स लगा पाता है इलेक्ट्रॉन्स पर और उनको अपनी तरफ बहुत तेज़ी से अट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्म होता है कार्बन एंड अदर एलिमेंट्स के बीच में। तो ये आपके कुछ पॉइंट्स थे जो कि नेचर ऑफ कार्बन से रिलेटेड थे, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी आपको एक वर्कशीट मिलेगी वीडियो की लास्ट में, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक वॉच करिएगा और उस वर्कशीट को आपको सॉल्व करना है। उसके जो आंसर्स हैं आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में आपको मेंशन करने हैं। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी इसको मेंशन करिए फटाफट इसको वॉच करके।